नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है, क्या देश के खिलाफ देशद्रोहियों का प्लान कामयाब हो गया? क्या एलआईयू पूरी तरह से फेल साबित नहीं हुई? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आईसिस का जिहादी शैतान पहुंच गया। पहुंचा तो पहुंचा कैसे और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी? दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ को लेकर पुलिस बलरामपुर पहुंची। जो आज जानकारी निकलकर सामने आई है तो ये सवाल वहीं से खड़े होते हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकी 2 साल से विस्फोटक जमा कर रहा था। वो लगातार शहर बदल रहा था, गांव में विस्फोटक की टेस्टिंग कर रहा था और गिरफ्तारी से 2 दिन पहले उसके नाम का एक कुरियर भी आया, जिसके बाद वो लखनऊ पहुंचा, फिर वहां से गायब हो गया। और आतंकी से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उन सभी तथ्यों पर नजर डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आखिर आतंकी कैसे इतने दिनों तक पुलिस से बचता रहा और कैसे आईसिस की जिहादी सोच ग्रामीण अंचल में पैर पसार रही है। लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। वो 2 साल से घर में जमा कर रहा था बारूद। तो 2 साल से लगभग लाते थे, थोड़ा थोड़ा करके बारूद और छर्रा, मुझे पता है ये लेके आते थे। वो लगातार बदल रहा था शहर। तो हैदराबाद गए, हैदराबाद से पता नहीं कितने दिन रहे, कुछ नहीं पता। हैदराबाद से फिर दुबई शायद गए, उसके बाद में वो सऊदी चले गए। साथ रखता था आईएसआईएस के झंडा निकला था सर, और फिर थोड़ा बहुत सामान था। क्या था? मैं कभी आईएएस का कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। कई बार कर चुका था खाड़ी देशों की यात्रा। ये पहले शुरू में तो दुबई गए हैं, उसके बाद में सऊदी गए हैं, लास्ट में यहाँ हुआ है, जो फिर अपने इंडिया में यहाँ 4-6 जगह रहे। गांव में कर चुका था विस्फोट की टेस्टिंग। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। अच्छा, आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। मतलब ये कि आतंकी यूसुफ की तैयारी पूरी थी और इस तैयारी के लिए उसने छत्तीसगढ़ से हैदराबाद और हैदराबाद से खाड़ी देशों की कई बार यात्रा की थी। गांव में विस्फोटक की टेस्टिंग भी कर चुका था, घर में विस्फोटक जमा कर रहा था, आईएसआईएस के झंडे और अन्य भड़काऊ चीजें इकट्ठा कर रहा था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को भी थी। पत्नी ने ही विस्फोटक से भरी एक जैकेट तालाब में फेंकी थी। जानकारी के मुताबिक गांव में अप्रैल के महीने में एक विस्फोट भी हुआ था। अप्रैल में वहीं बगीचे के पास से मतलब गोला जैसा उड़ा और उसके पीछे मतलब रोशनी ज्यादा थी और फिर उड़ के इधर की साइड में गया। अब क्या पता कहाँ तक गया। अच्छा, आवाज बहुत तेज हुई थी क्या? आवाज तेज। किस टाइम ये था, क्या समय रहा? 7:30 बजे का समय रहा। रात में कि दिन? रात में। लेकिन सवाल उठता है, आखिर आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के खतरनाक इरादों की भनक पुलिस को कैसे नहीं लगी? एटीएस की टीम ने, जो दिल्ली से टीम आई थी, उसने एक जैकेट भी बरामद किया है। जो उस वक्त जो यूसुफ की पत्नी है उसने इस तालाब में उस जैकेट को फेंक दिया था। उसका ये कहना था कि जब पुलिस आई तो चूँकि उसको पहले से पता था कि घर में ये सारी सामग्री है, काफ़ी दिनों से इकट्ठा की जा रही है, तो उस जैकेट को उठाकर उसने इस तालाब में फेंक दिया था। अब देखिए पुलिस की छानबीन में आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के घर से क्या क्या मिला है। विस्फोटक के 3 पैकेट से भरा एक भूरा जैकेट, विस्फोटक के 4 पैकेट से भरा एक नीला जैकेट, 3 किलो विस्फोटक वाली चमड़े की एक बेल्ट, 4 पॉलिथीन में पैक 8 से 9 किलो विस्फोटक, विस्फोटक से भरे धातु के 3 सिलेंडर बॉक्स, बॉल बेरिंग वाले 2 सिलेंडर बॉक्स, निशाना लगाने में इस्तेमाल हुआ लकड़ी का बक्सा, आईएसआईएस का एक झंडा, अलग अलग आकार वाले 30 बॉल बेरिंग से भरे 12 छोटे बॉक्स का एक पैकेट। एक जैकेट और जो भारी मात्रा में विस्फोटक है वो यहाँ से बरामद हुआ है। एक बक्सा ये बगल है, इसमें भी जो है भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के पकड़े जाने के बाद जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक वो सऊदी अरब से लौटने के बाद वहां भी हो गया था। पत्नी और बच्चों का पासपोर्ट बनवा रहा था देश छोड़ने के लिए।
और इसने अपनी वाइफ के और 4 छोटे बच्चों के पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले ही यूसुफ को एक कुरियर आया था, जिसके बाद वो लखनऊ रवाना हो गया, लेकिन लखनऊ पहुंचते ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक उसने अपनी पत्नी को बताया था कि वो लखनऊ कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान लेने जा रहा है। लखनऊ से उसने फोन कर पत्नी को बताया था कि वो दुबग्गा रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है, लेकिन गया नहीं, जिसके बाद उसकी दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। सवाल उठता है, आतंकी यूसुफ उर्फ मुस्तकीम यूपी के एक छोटे से गांव से देश को दहलाने की साजिश रचता रहा, मौत का सामान जुटाता रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल आतंकी यूसुफ से संपर्क में आने वालों से पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरा काला खेल चलता रहा, लेकिन किसी को खबर नहीं मिली। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधे पहले उनका रुख करेंगे और सवाल पूछेंगे। मनोज मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ MC द्विवेदी जी हैं, जो पूर्व में DGP रहे हैं, लंबा अनुभव है, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहम्मद अकरम अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऑल इंडिया मोमिन अंसार सभा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र चौबे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल मेरा मनोज मिश्रा जी आपसे है। एक गांव से निकलकर वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रास्ते होता हुआ दिल्ली पहुंच जाता है, लेकिन ना आपकी LIU को खबर मिलती है, ना आपकी इंटेलिजेंस को खबर मिलती है, ना आपकी पुलिस को खबर मिलती है। वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का जिसने पकड़ लिया। देखिए, ये जो यूसुफ का मामला है, कल भी एक चैनल पर डिस्कशन हो रहा, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये 2 तरह की के जब मोदी सरकार आई थी कि 2 सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का हमने वादा किया। आंतरिक सुरक्षा के स्तर ये है कि देश के अंदर पुलवामा अटैक को छोड़कर, चूंकि वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, पूरे देश के अंदर एक भी आतंकी घटना नहीं। ये इसलिए नहीं हुई कि देश का सुरक्षा बल चौकन्ने थे, देश की खुफिया एजेंसी चौकन्नी थी, और इसी का परिणाम है कि आतंकी यूसुफ पकड़ा गया। पहली सर, दूसरी चीज ये है कि जब आतंकी यूसुफ यूपी में कार्रवाई करता रहा, तो चूंकि हर आदमी पे शक करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, और विशेषकर मनोज मिश्रा जी आप थोड़ी ना शक कर रहे हैं सर, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम होता है ना, और शक किसी चलते फिरते आदमी पर तो किया नहीं जाता। अगर वो अपने घर में विस्फोटक जमा कर रहा है, वो सऊदी अरब की यात्रा कर रहा है, दुबई की यात्रा कर रहा है, पासपोर्ट बनवा रहा है, और एक गांव से आया हुआ व्यक्ति है, तो क्या कर रही थी LIU? हमने मान लिया राष्ट्रीय एजेंसियां जो हैं वो तो काम कर रही हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर तो सब कुछ फेल हुआ ना सर। नहीं, फेल नहीं हुआ। अगर वो किसी वारदात को कामयाब हो जाता तब आप फेल। आपने थोड़ी पकड़ा सर, वो तो भला हो दिल्ली पुलिस का जिसने पकड़ लिया। वही तो हम पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भला हो दिल्ली पुलिस का जिसने पकड़ लिया। अगर कोई वारदात उत्तर प्रदेश में हो जाती या वो दिल्ली नहीं पहुंचता, तो आपने कहां पकड़ा 2 साल तक उसे? मनोज जी, मनोज जी आवाज आ रही है आपको? लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। अनुराग भदौरिया जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कानून जब अपना काम कर रहा होता है तो किसी को बताता नहीं है कि वो अपना काम कर रहा है। जब सारी चीजें सामने आ जाती हैं, फिर खुलासा होता है कि ये हमने देखा, इतने लंबे समय से कार्रवाई की जा रही थी। लेकिन इस मामले में हमें कहीं नहीं दिखता सर कि 2 साल से कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की है। वो तो जब पकड़ा गया उसके बाद धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं कि ये तो खेल 2 साल से चल रहा था। मेरी समझ में ये सही है कि इस प्रकरण में सूचना पाने में पुलिस की नाकामयाबी रही है, क्योंकि इतने दिनों से जब वो ऐसा काम में लिप्त था तो किसी न किसी सोर्स से स्थानीय थानाध्यक्ष को इसकी जानकारी हो जानी चाहिए थी। ये नाकामयाबी है। अब ये अवश्य है कि हमारे इंडो नेपाल बॉर्डर पर अगर आप जाएं
तो इतने जगह ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतनी नई मस्जिदें आ रही हैं, इतने नई जगहों पर तकरीरें दी जा रही हैं, नए नए लोग हैं, तो उसमें सब पर निगाह रख पाना पुलिस के लिए थोड़ा कठिन होता है। परंतु मैं इस बात से सहमत आप बता रहे हैं कि 2 वर्ष से ऐसा हो रहा था, तो मेरा ख्याल है कि अवश्य। द्विवेदी जी, आपने ठीक बात उठाई कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर वो आ रहे हैं यहाँ पर या वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उन पर शक करना उचित नहीं होगा सर। इसीलिए तो पुलिस है, नहीं तो मैं और आप हर किसी पर शक कर लेते। इसीलिए तो पुलिस है सर, वो देखेगी कौन संदिग्ध है, कहां से किसकी रिपोर्ट आ रही है। अब तो डेटा भी जुटाने की कोशिश करती है पुलिस, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं जुटाया गया। नहीं, वो मैं कह चुका हूँ पहले ही कि इतना लंबे समय तक जब ऐसी कार्रवाइयों में लिप्त रहा तो पुलिस को सतर्क रहना चाहिए था और इस विषय में कुछ ज्ञान हो जाना चाहिए था। तो ये कमी रही है अवश्य पुलिस की, स्थानीय पुलिस की। उसमें अलाइव क्या, स्थानीय थाना को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, थाने को ये सूचना होनी चाहिए। अलाइव के पास तो इतना स्टाफ नहीं होता है कि हर जगह गाँव से सूचना प्राप्त कर सके, लेकिन स्थानीय थाने को ही सूचना होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। है कि क्यों आपने पता नहीं लगाया। बिल्कुल, स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना होनी चाहिए थी। वो भी सवालों के घेरे में आ जाता है कि कर क्या रहे हैं फिर, अगर निचले लेवल तक इतने बड़े लेवल पर साजिश रची जा रही है। अनुराग भदौरिया जी, यहां पर एजेंसीज तो फेल हुई हैं, लेकिन एक और सवाल जोड़ देता हूं। पुलिस सिस्टम नाकाम हुआ है, लेकिन जो सोच है सर वो गांव तक पहुंच गई है। अब आईसिस का आदमी गांव में मिल रहा है। तो ये चिंता का विषय है, देश के लिए चिंता का विषय है, राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे लंबे वादे करती थी, नागरिक सुरक्षा की बात करती थी, आंतरिक सुरक्षा की तो बात हुई, बाहरी सुरक्षा की बात हुई। अब आंतरिक सुरक्षा में आप सोचिए कि इंटेलिजेंस पूरी तरह फेल हो जा रहा है। एक व्यक्ति इतने विस्फोटक भी रख रहा है, सारी चीज उसकी एक्टिविटीज भी हो रही है, पासपोर्ट भी बन रहा है, बाहर आना जाना भी हो रहा है, लेकिन सरकार के कान में भनक नहीं रहती। इसलिए नहीं होता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का आजकल जो आलम है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आलम है, वो दूसरी राजनीति में बिजी है, वो सत्ता पाने की राजनीति में बिजी है, वो जनता को दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहती है। उससे भाई थाने में तो हालत है, आपने देखा ही होगा किस तरह से जो कानपुर का कांड हुआ। ये तो अपराधियों के साथ मिलके पुलिस तो वैसे ही अपराधियों को बता देती है कि भाई पुलिस आने वाली है, और थाने में कई बार आपने देखा होगा कि अगर अपराधियों को पकड़ के लाए तो छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, फिर दोबारा आते हैं, अपनी गाड़ी लेके भाग जाते हैं, या पुलिस के सामने फिरौती का पैसा लेके भाग जाते हैं अपराधी। तो यह छोटा अपराधी हो या एक्चुअल बड़ा अपराधी हो, तो पुलिस का जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो लोकल थाने हैं, उनका वो काम ही नहीं कर रहे हैं ना, वो काम दूसरी दिशा में कर रहे हैं। उनको जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं कर रहे हैं, जहां काम नहीं करना चाहिए वहां पॉलिटिकल काम कर रहे हैं। वो उनको जब तक जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, इस सरकार को समाज सेवा की जिम्मेदारी का एहसास नहीं हो रहा है। ये सरकार हमेशा राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है। इसको लग रहा है कि कौन दूसरी पार्टी का है उस पर टारगेट करना है। जनता की सेवा के लिए नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं भदौरिया जी, भदौरिया जी, मनोज जी से मैं यही सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपके पास नेताओं, जैसा अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हमारे नेताओं पर कार्रवाई करने के लिए तो बड़ा समय है, लेकिन जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां आपकी पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जी देखिए, अभी अनुराग जी कह रहे थे, मैं इनसे एक बात जानना चाहता हूं कि जो लखनऊ, फैजाबाद, बनारस बम कांड के, जो कचहरी बम कांड के 2 आतंकियों पर मुकदमा श्रीमान अखिलेश जी ने वापस लेने की सिफारिश की थी, तो धन्यवाद है माननीय उच्च न्यायालय को, उन्होंने रोक लगा दी। वरना 2 आतंकी देश में खुलेआम घूम रहे होते, ये आतंकियों के समर्थक के तौर पर पहले से जाने जाते हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है कि आतंकियों के समर्थक के तौर पर, क्योंकि इन्होंने आतंकियों के ऊपर मुकदमा वापस लेने की सिफारिश कर दी थी माननीय न्यायालय ने। मनोज जी, अगर वो मुकदमा वापस ले रहे हैं तो आप कम से कम मुकदमा करने की ताकत तो रखिए। मनोज जी, मैं यही तो कह रहा हूं, अगर वो मुकदमा ले रहे हैं उनको सब देखेंगे, आप मुकदमा दर्ज करने की ताकत तो रखिए सर। वो तो गनीमत हो कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया, आपकी पुलिस ने क्या किया? अच्छा बताइए, आपकी पुलिस ने क्या किया मुझे बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। एक सेकंड अनुराग जी, एक सेकंड अनुराग जी, पूछे तो सही कि पुलिस कर क्या रही है। एक सेकंड रुकिए जरा अनुराग भदौरिया जी, एक सेकंड। हाँ मनोज जी बताइए।
ये हम तो कह रहे हैं कि अनुराग जी सुने भी तो जब धैर्य नहीं मैं बैठा हूं यहाँ पर, आप कहिए, मैं सुन रहा हूं आपको। सुनिए एक मिनट सुन लीजिए कि जब आतंकियों के ऊपर मुकदमा वापस लेने का काम इन्हीं के मुख्यमंत्री जी ने किया था। अरे आप मुकदमा दर्ज करने का काम तो करें, मैं वही तो कह रहा हूं सर आपसे। उन्होंने वापस लिया है तो आपने दर्ज किया क्या? मैं तो सीधा आपसे ये पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। क्योंकि जब वो वापस ला रहे तो एक आतंकी रास्ते में बीमारी से मर गया था। हाँ। तो विक्रम सिंह और वो जो दूसरे से लॉ एंड ऑर्डर के एडीजी थे, हाँ। उनको उनके सहित 42 पुलिसकर्मियों को अखिलेश यादव की सरकार ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश का इतिहास जानता है। इससे हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में आतंकियों का मनोबल बढ़ा, उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त हुआ और उसके सारी बातें मैं आपकी मान लेता हूं मनोज जी। अगर संरक्षण प्राप्त हुआ है तो आपकी सरकार 3 साल से है, आपके पास सारी चीजें थी। देखिए सर, इसमें जो फेलियर है वो मानना पड़ेगा। इसमें फेलियर हमें मानना पड़ेगा सर। हमें मानना पड़ेगा कि हमारा निचले लेवल पर जो LIU यूनिट्स हैं या फिर जो थाने के लोग हैं या जो उनका मुखबिरी तंत्र रहता है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ISIS जैसा अगर आतंकी संगठन वहां पर अपने हैंडलर को बैठा देता है तो यह हमारे लिए चिंता की बात है। मोहम्मद अकरम अंसारी, मैं आपके पास जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं मनोज जी आपके पास। मनोज जी आ रहा हूं आपके पास, एक एक कमेंट ले लूं फिर हम ब्रेक पर भी जाएंगे। मोहम्मद अकरम अंसारी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सवाल उठाया जा रहा है कि ये परिवार वालों ने सवाल उठाया है कि गतिविधियां बहुत अलग हो गई थी, सोच जो है बिल्कुल बदल सी गई थी। तो ये सर जिहादी सोच भारत में गांव तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं शर्मा जी मैं बात कहना चाहता हूं कि जी। अभी जैसे हमारे प्रवक्ता ने कहा कि हम लोग आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहां पे ऐसे कृत्य होते हैं जहां पे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आज ये बढ़ रहे मॉड्यूल की तरह से बढ़ रहे हैं, तो इसमें सरकार के तंत्र की बहुत बड़ी कमजोरी है, नाकामी है। यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। जब कोई राजनीतिक पार्टी हिंदू मुसलमान करने लगती है और सारा ध्यान वहाँ लगा देती है तो ऐसी घटनाएं बढ़ जाती हैं। आप ये देख लीजिए कि अगर आज एक वो मिला है जिसका नाम दिया जा रहा है जो इस काम में मलूस था, तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन उसी के साथ हमारे कि हम लोग पुलवामा देखते हैं, डिप्टी SP देवेंद्र सिंह को देखते हैं, कर्नल मारवा को देखते हैं, इन लोगों ने इतने बड़े बड़े इस तरह की बात की है, तो उसके ऊपर कहाँ पे ये इसका मतलब सरकार फेल्योर है, वो सही से काम नहीं करना चाहती, वो सारा का सारा वक्त वो सिर्फ हिंदू मुसलमान में लगाना चाहती है। इससे मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा अकरम साहब, वादा भी टूट रहा है देश। अंसारी साहब मेरा एक पॉइंट है, अगर आज की सरकारें हिंदू मुसलमान कर रही हैं आपके मुताबिक, तो सर 90 के दशक में कितने हमले हुए, उसके बाद 2000 आते आते हमले हुए, और अभी भी हमलों की तैयारी की जा रही है, साजिश रची जा रही है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि अब सरकार आ गई है तो हमले किए जा रहे हैं, या हम ये माने कि जो बाहर के देश हैं, क्योंकि आप देखिए सर कनेक्शन जो है वो अरब देशों का है, सऊदी अरब का है, और खाड़ी देशों में जाएंगे, दुबई तक वो जाता है, वहां पर लंबा समय बिताता है, फिर हैदराबाद जाता है, दिल्ली जाता है। इतना फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, और एक गांव से निकला हुआ आदमी। तो मैं उस सोच पर जाना चाहता हूं सर कि वो कनेक्शन कहां से और कैसे मिलता है? क्या लगता है आपको, कौन बरगला रहा है उन लोगों को? वही मैंने यही कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो चाहती हैं कि हिंदुस्तान में नुकसान पहुंचे। जब वो चाहती हैं, ऐसे में हिंदुस्तान में जब हमारा ध्यान अपनी कम्युनिटी पे आ जाता है कि मैं इनको फ्रैक्शन करा के मैं देश में जो है मैं ही सत्ता पे काबिज रहूँगा, जब ऐसी सोच आ जाती है तो वहाँ पे देश को नुकसान होता है। मैंने अभी नाम लिया, जो मुस्लिम मॉड्यूल के नाम आते हैं उसी के साथ जो है गैर मुस्लिम मॉड्यूल के भी नाम लिए हैं। खास करके सेना में मौजूद लोग, देवेंद्र सिंह का नाम डिप्टी SP का लिया मैंने, मारवा के लिया, इस तरह बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सेना में रहकर, यानी कैसी सुरक्षा हो रही है, हमारा सारा ध्यान कहाँ लगा है, हम कहाँ पे जा रहे हैं, इस पे ध्यान देने की बात है। चूंकि सत्ता कभी आप CA ले आइए, भदौरिया जी और मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, हमारे देश को नुकसान पहुंचे वालों को मौका मिल रहा है, वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हम लौटेंगे और कांग्रेस के नेता राघवेंद्र चौबे की ISIS का मॉड्यूल जो लगातार देश को खोखला करने में जुटा हुआ है वो कैसे गांव तक पहुंच गया है और कहां पर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो रही है, ऐसे खुलासे देर से करने में। राघवेंद्र चौबे कांग्रेस नेता है, पहले उनका जवाब, फिर बाकी मेहमानों से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र जी, बहुत बड़ी दिक्कत है
क्योंकि एक के बाद एक आप देखिए बहुत सारे केसेस इस समय उत्तर प्रदेश में हुए हैं। थोड़े दिन पहले हिंसा हुई, उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, हर जगह एलआईयू पर सवाल उठे और इस बार फिर हेलो जी कहिए राघवेंद्र चौबे जी। जी भाई साहब क्या सवाल? हाँ। मैं कह रहा हूं सर एलआईयू पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, मैं कहना है चाह रहा था हाँ लगातार पिछले 25-26 मिनट से हम दोनों भाइयों की वार्ता सुन रहे थे, मनोज जी और भदौरिया जी की। ये लोग लगातार आपस में, एक तो पहले भाजपा के नेताओं की, प्रवक्ताओं की एक आदत है, वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सवाल के बदले सवाल दागते हैं और वो सवाल निरर्थक होते हैं। इन्होंने कहा कि इनका मनोबल बढ़ाया अखिलेश यादव ने। अरे इनका मनोबल आपने बढ़ाया जब आईएसआई एजेंटों को आपने अपने पठानकोट की जो रक्षा संपदा को दिखाया, उससे बढ़ा इनका मनोबल। जब आप बुलंदशहर में सुबोध सिंह के हत्यारों को जमानत मिलने पे उनका ढोल नगाड़ा लेके स्वागत करते हैं, तब इनका मनोबल बढ़ा। जवाबदेही इनकी है, सरकार इनकी है। पिछले 3.5 सालों से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। वो व्यक्ति 2 सालों से मूवमेंट कर रहा है, देश को क्षति पहुंचाने के लिए प्रयासरत है और जागते तब हैं और जानकारी इनको होती है। इन्होंने किया कुछ नहीं, वो तो दिल्ली पुलिस की बलवंसाहत है कि वो एक्टिव थे, सतर्क थे, उन्होंने पकड़ा उस चीज को। अब उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। ये पूरी तरह से इनका तंत्र फेल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय सिर्फ सड़कों पे निरीह लोगों का मास्क और हेलमेट के नाम पे चालान काटने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश में आग लगी हुई है, अपराध आप देखिए रोज हो रहे हैं, रोज कोई ऐसा। आज जौनपुर में अभी शाम को 13 हत्याकांड हुआ है, बनारस के बगल में 60 किलोमीटर का दूर पे वो जिला है। एक कहीं कोई ऐसा दिन बीत रहा है उत्तर प्रदेश में जब हत्याएं न हो, बलात्कार न हो, लूट न हो, डकैती न पड़ रही हो, लेकिन भाजपा के लोग पता नहीं किस मंद में सत्ता चला रहे हैं। उनको न इस तरह की कोई समस्या दिख रही है, न उस समस्या से चीज यहाँ पर पूछना चाहता हूँ मनोज जी से, और काफी देर से वो कुछ कहना भी चाहते हैं, उसके बाद मैं बाकी का कमेंट भी लूंगा। मनोज जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अनुराग जी इसके बाद आऊंगा आपके पास। मनोज जी देखिए सवाल सब यही पूछ रहे हैं कि जो आपकी सरकार है वो 3 साल से यहां पर है, केंद्र में भी है, ये जो फेलियर है सर, अब हम समाजवादी पार्टी पर निशाना नहीं साधेंगे, वो जा चुके हैं, वो अभी फ्रेम से बाहर है, कांग्रेस फ्रेम से बाहर है। अभी सर सारी चीजें और सारा भरोसा आप पर कर रही है ना जनता। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि एलआईयू लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिस पर हम बहुत भरोसा रख रहे हैं, वो लगातार फेल क्यों हो रही है? देखिए अभी मेरे से पहले अनुराग जी बोल रहे थे, उसके बाद वो मेरे मुस्लिम मित्र हैं वो बोल रहे थे, अभी राघवेंद्र चौबे जी बोल रहे। तो इनका 2 मिनट में जवाब देके आपकी बात का जवाब दूंगा। भाई ये इन्होंने ये कहा कॉमन रूप से दोनों लोगों ने, मुस्लिम मित्र ने और वो जो समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया जी हैं, इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम कराने में सरकार लगी। तो मैं जरा एक हिस्ट्री इन्हें याद दिला दूं कि 1990 में जब जम्मू कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ तो सामूहिक हत्याकांड हुआ, तो तब तो हिंदू मुस्लिम की सरकार नहीं थी। फिर जब बंबई का सीटीएल बम ब्लास्ट हुआ उस समय तो हिंदू मुस्लिम की सरकार नहीं थी। 26/11 हुआ था तब तो हिंदू मुस्लिम की सरकार नहीं। जर्मन बेकरी कांड पुणे का हुआ तो तब तो हिंदू मुस्लिम की सरकार नहीं थी। सच बात यह है कि जब ये सरकारें नहीं कांग्रेस की और कांग्रेस के सहयोगी सरकार हमारी तो देश में ज्यादा आतंकवादी घटनाएं घटी है और बल्कि न तो देश एक सेकंड अनुराग जी मैं आपको दूंगा समय। मनोज जी देखिए जो बातें आपने बताई ये अगर आप ना भी बताते तो सबको पता है कि किस दौरान कौन सी घटना घटी और कौन सी सरकार इस देश में थी। मैं उस पर आ रहा हूं सर, मैं उस पर आ रहा हूं। आपकी सरकार में कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी, बहुत अच्छी बात है सर, स्वागत करते हैं हम आपका। लेकिन आईसिस सर, आईएसआईएस जो हमारे देश में घुसने के लिए सर, जो हमारे देश में घुसने के लिए खाड़ी देशों का रास्ता बनाता है और हमारे छोटे छोटे गांव में जो लोग रहते हैं उनके दिमाग को बरगलाता है, तो वो कैसे बरगला लेता है सर? हैदराबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से पटना, पटना से दुबई, दुबई से सऊदी अरब, ये कैसे ट्रैवल हो सकता है फ्रीक्वेंट? और एलआईयू को पता नहीं चलता।
सकता है, सुनिए, ये ऐसे ट्रबल हो सकता है जैसे दाऊद इब्राहिम सीरियल ब्लास्ट करके विदेश भाग गया था, ये ऐसे ट्रबल हो सकता है। उसके बाद तो आप में और उनमें अंतर क्या है सर? वो दाऊद इब्राहिम को, आप में और उनमें अंतर क्या है? आपने दावा किया था ना आपकी सरकार पकड़ेगी दाऊद इब्राहिम को। मनोज जी, आपकी सरकार ने दावा किया था ना आप पकड़ेंगे दाऊद इब्राहिम को। महर चौकसी भाग गए। सुनिए, पूरी बात सुनिए। हाँ, मैं सुन रहा हूँ भदौरिया जी, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। भदौरिया जी, मौका नहीं दे रहे तो क्या फायदा है? नहीं, आप सफाई का तो मौका दीजिए। आप तीन लोग 2-2 मिनट भी अगर भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो 6 मिनट हो गए, और हमें आप 2 मिनट देने को तैयार नहीं है। मनोज जी, 2 नहीं 4 मिनट दूंगा, लेकिन जवाब तो दीजिए आप उस बात का। आप पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। मैं कांग्रेस के मित्र से भी राघवेंद्र चौबे जी से बताना चाहता हूँ कि जो बलकटाला एनकाउंटर हुआ था उस पर जो मोहज्जद शर्मा जी थे उन पर सवाल उठाया था। इन्होंने पुलवामा को आतंकवादी साजिश न कह के साजिश कहा था। इन्होंने साजिश, सर्जिकल अटैक और एयर अटैक को भी सबूत मांगे थे। ये संजरपुर की घटना पर दिग्विजय सिंह उनके आतंकियों घर गए थे, सोनिया जी के आंसू निकल आए थे जब उन्होंने पूरी कथा सुनी। ये दिग्विजय सिंह का बयान था। तो ये इसमें LIU कैसे फेल हो गई मनोज जी? देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं सर, मेरा जो जेन्युइन सवाल है वो यही है कि आपके LIU को खबर क्यों नहीं लगी? आप मुझे इतिहास पढ़ा रहे हैं सर, मैंने भी पढ़ा इतिहास, मैंने भी देखी है खबरें। मनोज जी कि मोदी सरकार, योगी सरकार देश में एक भी, मनोज जी वही तो हम कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने पकड़ लिया, दिल्ली पुलिस की अच्छी कार्रवाई है, लेकिन सर 2 साल लगे। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो कोई बड़ा हादसा हो जाता, कौन जिम्मेदार होता? फिर पूछते रहते हम। अनुराग भदौरिया जी आइए चर्चा में। अनुराग भदौरिया बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं कि वो आतंकी बिना वारदात किए पकड़ा गया। यही तो ठीक है, गलत सर पढ़ने में इतिहास अभी तो खुलासे होंगे सर। उसने अपना नेटवर्क कहां तक फैला लिया 2 साल में? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आतंकवादी हमला नहीं हुआ, प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क कहां तक फैल गया। अनुराग जी, आप कहिए अपनी बात। इसमें आतंकवाद खत्म होगा। नोटबंदी आपने आतंकवाद खत्म करने के लिए लगाई थी, तो आप तो आतंकवाद खत्म नहीं करने पाए, आतंकवाद तो बड़ा हो गया। तो आप आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म करने की बात कर रहे थे, तो आपने कहा तो नोटबंदी कर दो। आज आपकी पुलिस नाकाम हो जाती है आतंकवाद रोकने के लिए, आपकी सरकार नाकाम हो जाती है, तो आप इतिहास पढ़ाने लगते हैं। आपको अर्थव्यवस्था भी पढ़ा दें। अर्थव्यवस्था ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छड़बड़ा गई है। आपको भूगोल पढ़ा दें। भूगोल में हालत यह है कि आप सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि चाइना की बॉर्डर पे हो क्या रहा है, वो बता दीजिए। आपको नेपाल आपको आखिर क्यों दिखा रहा है, ये बता दीजिए। आपको आप कहां पे, किस फ्रंट पे आप कामयाब हैं? रोजगार आप नहीं दे पा रहे, आतंकवाद आप नहीं रोक पा रहे, कोरोना आप नहीं रोक पा रहे, आप यहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं कर पा रहे, हॉस्पिटल आप नहीं बना पा रहे, इंस्टीट्यूट आप नहीं बना पा रहे, एजुकेशन आप डेवलप नहीं करवा पा रहे, बच्चों का ख्याल आप नहीं रख पा रहे, महिलाओं का सम्मान आप नहीं कर पा रहे। तो बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप कर पा रहे हैं? हाँ, एक चीज में आप कामयाब हैं, झूठ बताने में। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, नया भारत, पुराना भारत, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर, जितने चाहे उतने लंबे लंबे फेंकते रहो। जैसे हमने बोला था, राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, कृष्ण भी मेरे, महादेव भी मेरे, बजरंग भी बोले। और मनोज जी जोर से बोलिए परशुराम भगवान की जय बोलिए। मनोज जी जय बोलिए, परशुराम भगवान की जय बोलिए। सारे भगवान हमारे हैं, सारे भगवान हमारे हैं, सारी जनता हमारी है, भगवान भी हमारे हैं, रहीम भी हमारे हैं, भगवान भी हमारे हैं, जीसस भी हमारे हैं। जय जयकार तो हो जाएगी, लेकिन उस पुलिस की जय जयकार और उस इंटेलिजेंस का जय जयकार हम कब करेंगे? मैं मनोज जी से भी ये पूछूंगा। द्विवेदी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है, आपका लंबा अनुभव रहा है, आपने बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी, लेकिन इस दौरान चर्चा इस बात की हो रही है कि हमने कोई बड़ी घटना होने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया। सर, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि 2 साल तक अगर वो इस तरह से गतिविधि में लिप्त रहा तो उसने अपना नेटवर्क कहां तक फैला लिया होगा? क्या उसके संपर्क में कोई और रहा होगा? उसने कहां कहां तक विस्फोटक सामग्री पहुंचा दी होगी? कहां कहां तक उसके तार जुड़े हुए होंगे? डॉक्टर मनोज मिश्र, देखिए, इसमें साथी तो जरूर होंगे दूसरी जगहों पर, या साथी कहिए या सपोर्टर्स जो इसको मौके पर मदद दें। आपने जो बेसिक प्रश्न किया था कि इंटेलिजेंस इसको बढ़ने से क्यों नहीं रोक रही है जिहादी आतंकवाद को, मेरा कहना यह है कि इसको इंटेलिजेंस नहीं रोक सकती। इसके लिए आवश्यकता है मुस्लिम्स में पॉजिटिव थिंकिंग वाले बहुत से मुस्लिम्स हैं, उनको लीडरशिप करने की। दुर्भाग्यवश वो लीडरशिप नहीं करते हैं और ऐसे लोग लीडर बन जाते हैं जो कि
धार्मिक भावनाएं उठा के या कोई न कोई ऐसा इशू उठा के छोटा मोटा लोगों को बहका लेते हैं और जाहिल लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक मुस्लिम्स में लीडरशिप नहीं क्रिएट होगी तब तक देश में ये समस्या रहेगी। और वो लीडरशिप पॉजिटिव थिंकर्स बहुत है, लोग जानते हैं, लेकिन वो साहस नहीं करते। पता नहीं उन्हें लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो लीडरशिप नहीं दे पा रहे हैं। लीडरशिप चाहिए कम्युनिटी को। मैं इस पर अकरम जी का जवाब लेना चाहता हूं, मोहम्मद अकरम अंसारी का। द्विवेदी जी, मैं बिल्कुल अकरम अंसारी साहब का इस पर जवाब लेना चाहता हूं। क्या एक बहुत बड़ी वजह है जो तबका बता रहे हैं द्विवेदी जी, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं अंसारी साहब, एक असंतोष कहीं ना कहीं है और वही असंतोष बड़ा कारण बनता है? नहीं, मैं इसके ऊपर ये तो जो द्विवेदी जी जो कह रहे हैं कि एक लीडरशिप डेवलप होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उनकी सोच अच्छी है, लेकिन इसी साथ एक बात जुड़ी जिसपे ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, इसके ऊपर इसका हल क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, मेन सवाल ये इसके ऊपर आज डिबेट हो रही है। उसकी वजह ये मेरी समझ में जो आता है, सीधी तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष इस टाइम जो पार्टी सत्ता पक्ष की जो पार्टी है वो ये देख रही है कि जब जहाँ कहीं उपद्रव हो रहा है, जब वो जेल से छूट के आते हैं तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको इनाम देते हैं, हार फूल पहनाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो जब ऐसी घटनाएं तेजी से हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में जब बढ़ गई तो उसके ऊपर क्या हुआ, जो लोग अपराधी थे उनको उनके बहाव में मौका मिल गया। आपने अपनी सरकार में रहते हुए सत्ता पक्ष के लोगों को आपने उनको जब उन्होंने कोई घटना करी तो आपने उनका आदर सत्कार किया, यानी उनको बढ़ावा मिल गया। ऐसे में जो लोग देश के दुश्मन हैं उनको मौका मिला, उनकी आड़ में वो भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए कोशिश करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो बात आती है कि जो ये बात हमने जो शुरू में कही थी कि हिंदू मुसलमान ये छोड़ के भारत की बात अगर कोई भी पार्टी करे, उसको तरक्की की बात करे, तो ऐसी घटना अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ ऐसा दुर्भाग्य से नहीं है। यहाँ पे सत्ता पे रहने के लिए जो एजेंडा लेके पार्टी आती है उसमें कामयाब भी हुई है वो पार्टी। मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूँ, चाहती है आगे भी इसी पे काम करते रहे। अंसारी साहब देखिए, दो तरीके से मैं देख रहा हूं सर, मैं दो तरीके से देख रहा हूं, उसके बाद चौबे जी के पास जाऊंगा। मैं दो बातें इसमें हैं और इस बात से आप भी सहमत होंगे। हाल ही में पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को लेकर बहुत सारे खुलासे हुए, जो उत्तर प्रदेश से लेकर बेंगलुरु में हम तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद हम लगातार देखते हैं सहारनपुर का इलाका हो, उसके आसपास का इलाका, बहुत सारे लोग ऐसे गिरफ्तार किए जाते हैं। फिर दूसरा आपने इशारा किया कि सेना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग वर्ग से, अलग अलग धर्म से लोग आ रहे हैं जो गलत गतिविधि में शामिल होते हैं और फिर गिरफ्तार किए जाते हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा तबका जो अभी भी हमारी नजर में नहीं है वो भी इसमें शामिल हो सकता है? आप देखिए गांव तक ये पहुंच गया, घर वालों को नहीं पता, और आईसिस जैसा संगठन अगर पहुंच जाता है तो ये चिंता की बात है। देखिए, बस सीधी तौर पर बात यह है कि जो भारतवासी है वो हुब्बुल वतनी है, प्यार करने वाला है अपने देश से। ये यहाँ की सभ्यता में, संस्कृति में कूट कूट के भारतवासी भरा है। ऐसे में जो दुश्मन देश हैं वो चाहते हैं कि किस तरह वलगलाएं तोड़ें। जब हमारे देश का कोई युवक बाहर जाता है तो लाखों में एक दो युवक अगर उसकी बातों में आके उसके अपने ट्रैक से उतर जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा तंत्र जो है यहाँ का, जो भारत का जो हमारा तंत्र है, अगर वो मजबूती से चुस्त और दुरुस्त अगर रहेगा तो ये चीजें बिल्कुल नहीं पनपने पाएंगी। भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भदौरिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, छोटे से जवाब दूं उससे पहले भदौरिया जी 30 सेकंड कह लीजिए, फिर चौबे जी के पास जाना है, इंतजार कर रहे हैं वो। मैं बस मनोज जी से एक बात कहना चाहता हूं। मनोज जी, बार बार आप जाति धर्म की बात करते हैं तो आपको बता दूं, और मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार इस्तेमाल किया, तो हम बता दें, राम भी मेरे, रहीम भी मेरे, बजरंग भी मेरे, कृष्ण भगवान भी मेरे, महादेव भी मेरे, और जीसस भी मेरे, बुद्ध भी मेरे। आप भी बोलो जोर से, परशुराम भगवान की जय बोलिए। मनोज जी जय बोलिए, परशुराम भगवान की जय बोलिए। मनोज जी काय बंद है? जय मनोज जी बोलिए, परशुराम भगवान की जय। अरे जय बोलिए, जय भगवान, अरे बोलिए परशुराम। अरे राम रहीम तो मैंने बोली दिया, मैं यही तो कह रहा हूँ सर, अगर सब कुछ भगवान भरोसे ही रखना है तो फिर चुनाव बंद कर देते हैं ना इस देश में। सब कुछ भगवान भरोसे है, आप भी जय जयकार करें, हम भी करें, और बाकी पैनलिस्ट को भी बोले कि जय जयकार करते रहिए। चलती रहेगी, जो सरकारें हैं वो चलती रहेंगी, पुलिस अपना काम करती रहेगी, जय जयकार होती रहेगी। ये है आपकी। चौबे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मानते हो ना, रहीम को मानते हो? चौबे जी मैं
मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, एक मिनट। ना किसी को मानते हो, ना महादेव को मानते हो, ना बजरंगबली को मानते हो, आप सिर्फ राजनीतिक धर्म मानते हो, राजनीतिक धर्म मानते हो जिससे आपको सत्ता मिलती है, वो राजनीति आप करना। सर एक मिनट, आप दोनों अनुराग जी और मनोज जी एक सेकंड में रोक रहा हूँ आपको। मैं चौबे जी आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो रहा है, घूम फिर के बात आ जाती है कि सरकारों ने ऐसा माहौल बना दिया कि लोग बरगला रहे हैं या लोग उस गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सर सरकारें अगर ऐसा करती तो कोई भी जा सकता था फिर। अरे भैया, इन्होंने इतिहास बनाया, इतिहास बता रहे हैं आपके चैनल पे बैठ करके। हेलो, हाँ सुन रहा हूं सर। मेरी बात, कांग्रेस अगर वोट बैंक की राजनीति करती, 2014 का लोकसभा चुनाव याद करिए, कांग्रेस के राष्ट्रपति, हम कांग्रेस को चुनाव में जाना था, लेकिन देश हित में 2 आतंकवादियों को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। अगर कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कर रही होती तो शायद वो फांसी लोकसभा चुनाव के बाद कराती। सर आतंकवादी का तो धर्म नहीं होता है, तो आप मुस्लिम क्यों बता रहे हैं उन्हें? लेकिन नहीं, जो इन्होंने बात अभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को तो जब बाटला कांड हुआ तो दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। रिव्यू कर लीजिए, मैंने हिंदू मुस्लिम जरा दुरुस्त रखें। देवेंद्र सिंह का डीएसपी गिरफ्तार हुआ और सर एक करके आप तीनों की आवाज नहीं आएगी। नहीं समझोगे, उसके बाद मनोज जी, चौबे जी और भदौरिया जी, सर आप तीनों की आवाज नहीं आ रही मुझे। चीजों में कोशिश करें एक आदमी बोले। चौबे जी आप कहिए, कंप्लीट करिए, फिर द्विवेदी जी के पास जवाब लूंगा। जब मैं उसी बात पे मैं बोल रहा हूं, ये इनको किसी तरह केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इन्होंने जब एक वैश्विक महामारी को भी हिंदू और मुस्लिम नजर से देख लिया तो इनसे और अपेक्षा नहीं रही। जनता इंतजार की अपने उंगलियों पे दिन गिन रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 के सरकार बदलेगी और 2024 में केंद्र की सरकार बदलेगी। सरकार बदले जनता इनको या ना बदले, सिस्टम बहुत जरूरी है बदलना, और सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है ये हमने देख लिया है, फेल साबित हुआ है अभी तक। तो द्विवेदी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं कानून को लेकर एक सवाल करूंगा सर, हम आखिरी पड़ाव पर हैं। पहले प्रश्न का जवाब अभी तक 40 मिनट के ऊपर हो गया, नहीं वो तो मुझे मिला ही नहीं है सर, वो तो हम लगातार पूछते रहेंगे। मैं द्विवेदी जी आपके पास आ रहा हूं। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो फिर यही पता चलता है कि हमें थोड़ी सी सख्ती और बढ़ानी होगी सर, क्योंकि अगर इतना बड़ा आतंकी संगठन अपनी जड़ें ऐसे ही जमाते रहेगा तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह बड़ा खतरा है। देखिए, ये तो निश्चित ही है कि चाहे आईएस हो, चाहे आईएसआई हो, चाहे ये संस्था हो जिससे पकड़े गए हैं, उन्होंने कई बार इंटरनेशनल फोरम में कहा है, वैसे कहते हैं, ऐलान किया है कि हम हिंदुस्तान को कब्जा करेंगे और हिंदुस्तान को हम खलीफा राष्ट्र बनाएंगे। तो हमें पूरी सतर्कता इस विषय में बरतनी है और गांव-गांव में हर जगह हमें ऐसे सोर्सेज क्रिएट करने होंगे जिससे कि इनके विषय में हमें आसानी से सूचना मिलती रहे। इसी संदर्भ में कह रहा था, अगर मुस्लिम में लीडरशिप डेवलप हो तो वो ज़्यादा कंट्रोल भी कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छी सूचना भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये कंट्रोल का देखिए अबुल कलाम आजाद अलग-अलग तरह के बिल्कुल सर कुछ आइडल्स हैं जो सारे धर्म से ऊपर हैं, और मेरा मानना यही है कि इस चीज़ को रोकने के लिए इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल होगा आगे आने वाले समय में, और साथ ही साथ राजनीति भी अगर इस मसले पर ना हो तो ऐसी घटनाएं शायद रुक जाएंगी। हालांकि अभी एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका है, लेकिन कहां तक इसके तार फैले हुए हैं इसका जांच और इसकी पूरी रिपोर्ट आने वाले समय में हमारे सामने होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी और अहम खबरें